हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 21 से 26 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनिस फलासियोस के द्वारा जीता गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेनियस फलासियोस। 18 नवंबर को अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। इसमें सेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 चुना गया है। मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस को, जो पिछली बार की विजेता थी मिस यूनिवर्स अमेरिका की, आर बॉनी गैब्रियल ने ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनियो पोरसेल्ड फर्स्ट रनरअप रही हैं। सेनिस पलासियोस निकारागुआ देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी हैं। तो ये निकारागुआ से हैं, ये भी आप याद रखिएगा। साल 2016 में सेनिस को मिस टीन निकारागुआ चुना गया था। उन्होंने साल 2017 में टीन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में निकारागुआ को रिप्रेजेंट किया था। साल 2020 में सेनिस पलासियोस को मिस वर्ल्ड निकारागुआ चुना गया था। भारत की ओर से श्वेता शारदा ने टॉप 20 में जगह बनाई है। इस साल की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 84 देशों के मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का यह 72वां संस्करण था। मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की केसर है, किश्तवाड़ जिले की। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ केसर की जड़ें जम्मू के पहाड़ी इलाके में स्थित सुरम्य किश्तवाड़ क्षेत्र में पाई जाती हैं। 1 किलोग्राम किश्तवाड़ केसर की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। किश्तवाड़ केसर दुनिया का सबसे शुद्ध केसर है। यहाँ हर साल लगभग 5 क्विंटल केसर का उत्पादन किया जाता है। केसर दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, जिसकी खेती भारत में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पामपुर के क्षेत्र में की जाती है। केसर की खेती भारत के अलावा स्पेन, इटली, तुर्किस्तान, ईरान और चीन में की जाती है। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की पहली एआई सीईओ को नियुक्त किया है? तो ये कोलंबिया देश की एक कंपनी है, वहाँ उसमें नियुक्त किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। एक कंपनी ने अपने सीईओ के रूप में इंसान की बजाय एक एआई रोबोट को चुना है, यानी कंपनी की पूरी कमान एआई मशीन के हाथों में है। दरअसल कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिक्टाडोन ने इसका नाम मीका है, मीका नाम की एक रोबोट को अपने सीईओ के रूप में चुना है। बता दें कि मीका को हेंसेन रोबोटिक्स और डिक्टाडोन ने मिलकर तैयार किया है। हेंसेन रोबोटिक्स ने ही लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को भी बनाया था। कंपनी डिक्टाडोन ने कहा है कि पहली सीईओ महिला रोबोट के रूप में मीका एक बोर्ड सदस्य है, जो डिक्टाडोर की ओर से संचालन करती है। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है और इसकी मुद्रा कोलंबियाई पेसो है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस किस देश ने लॉन्च की है? तो चीन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन। 14 नवंबर को चीन ने ग्लोबल लेवल पर एक नई इंटरनेट सर्विस पेश की है, जो दुनिया की सबसे फास्ट इंटरनेट सर्विस है। चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना मोबाइल और हुआई टेक्नोलॉजी और CERNET कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप के जरिए इस इंटरनेट नेटवर्क की पेशकश की है। इस इंटरनेट सर्विस से 150 HD फिल्में 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती हैं। यह इंटरनेट कनेक्शन 1.2 टेराबाइट यानी 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इस इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड फिलहाल मौजूदा इंटरनेट सर्विस से 10 गुना बेहतर है। चीन ने जुलाई 2023 में इस इंटरनेट सर्विस की ऑपरेशनल टेस्टिंग शुरू की थी। बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सौरव गांगुली। 21 नवंबर को बंगाल बिजनेस समिट 2023 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गांगुली इससे पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA में
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2008 में सौरभ गांगुली ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुणे, महाराष्ट्र। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण 16 नवंबर को शुरू हुआ है। यह अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है, जो 29 नवंबर तक चलेगा। मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास के दौरान सैनिकों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया की पहली जासूसी सैटेलाइट कौन सी है? तो इसका नाम है मालेंग यांग 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मालेंग यांग 1। 23 नवंबर को नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन यानी नाटा ने मालेंग यांग 1 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करने की पुष्टि की है। यह देश की पहली जासूसी सैटेलाइट है। चोलसान से मालेंग यांग 1 को चोलिमा 1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट को लॉन्च करने का यह तीसरा ट्रायल था, जो नॉर्थ कोरिया के मुताबिक सक्सेसफुल रहा है। पहला ट्रायल मई 2023 में हुआ था, तब ये सैटेलाइट क्रैश हो गया था। दूसरा ट्रायल अगस्त 2023 में हुआ था, तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का निधन हो गया। 96 वर्षीय फातिमा बीबी लंबे समय से बीमार थीं। फातिमा बीबी को 6 अक्टूबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनाया गया था और 4 अप्रैल 1992 को वे रिटायर हुई थीं। उन्हें 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। केरल के पंडालम की रहने वाली फातिमा बीबी ने तिरुवनंतपुरम के कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ स्कूल से कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की और 14 नवंबर 1950 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया था। वह किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थीं। साथ ही एशिया के किसी देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी वही हैं। 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 21 नवंबर को मेघालय की राजधानी शिलोंग में 3 दिवसीय 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट यानी ITM का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हर साल पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में स्थानीय उत्तर पूर्वी स्टेक होल्डर्स की घरेलू और इंटरनेशनल खरीदारों के साथ बिजनेस मीटिंग भी की जाएगी। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा, कागज रहित प्रणाली अपनाई जाएगी और वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। शिलोंग अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस वित्तीय वर्ष में कितने पेटेंट दिए हैं? तो ये 41,010 पेटेंट दिए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 41,010। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस वित्तीय वर्ष में 15 नवंबर तक सर्वोच्च 41,010 पेटेंट दिए हैं। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत ने 4,227 पेटेंट दिए थे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31.6% की वृद्धि हुई है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इस संगठन का गठन हुआ था 1967 में। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। WIPO के तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। कॉलेज ऑन व्हील्स का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। इसका लक्ष्य कौशल विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना, जिसमें देश के युवा रोजगार प्रदाता की भूमिका अदा कर सकें। कॉलेज ऑन व्हील्स में एक लाइब्रेरी है जिसमें सभी स्टूडेंट के लिए बुक्स उपलब्ध हैं। इस ट्रेन में विद्यार्थी अपने अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी दे सकेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण के आयोजन की घोषणा 15 नवंबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के जरिए सेमिनार, बातचीत, प्रदर्शनियाँ, प्रतियोगिता, वर्कशॉप, नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी कार्यक्रम आदि आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से और विज्ञान भारती के सहयोग से हुई थी। साल 2015 से शुरू हुए इस कार्यक्रम का अब तक 8 संस्करणों का आयोजन भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हो चुका है। साल 2021 में अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग भी IISF का अभिन्न अंग बन गए। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर के दिन पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बैकलेव हेवेल सेंटर द्वारा प्रदान किया गया है। सलमान रुश्दी को अक्टूबर महीने में जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार मिला था। बैकलेव हेवेल सेंटर को पहले बैकलेव हेवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था। यह मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में स्थित है। अहमद सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी थी और उनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा मिस्र के कार्यकर्ता अला अब्देल फतेह को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड टू ए करेजियस राइट एट रिस्क प्रदान किया गया। अब्देल फतेह हिरासत में लिए जाने के बावजूद मिस्र की तानाशाही शासन के खिलाफ विपक्ष की छवि बने हुए हैं। हाल ही में भारत की GDP कितने ट्रिलियन के पार पहुंच गई है? तो ये $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, $4 ट्रिलियन। 18 नवंबर को पहली बार भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट $4 ट्रिलियन या लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकल गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। GDP की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है। अभी अमेरिका मौजूदा $26.7 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था $19.24 ट्रिलियन है और $4.39 ट्रिलियन के साथ जापान तीसरे नंबर पर है। जर्मनी $4.28 ट्रिलियन GDP के साथ चौथे नंबर पर है। GDP किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहते हैं।
जीडीपी से पता चलता है कि देश में साल भर में अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 नवंबर को तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप 2023 का शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रही है। इस कार्यक्रम में भारत में हॉकी के इतिहासकार और लेखक श्री के आर्मुगम को खेल में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप में 8 टीमें भाग ले रही हैं। ये 8 टीम ये हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह हैं। वर्तमान में इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इस सेरेमनी में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में एकता कपूर को आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से नवाजा गया है। चर्चित हॉलीवुड एक्टर मार्टिन फ्रीमैन को फिल्म रेस्पॉन्डर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। स्पेनिश फिल्म ला कायडा डाइव के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस करला सोजे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। द एम्प्रेस को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में कई कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। 54वें IFFI में माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बार IFFI में 250 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ब्रिटिश फिल्म कैची डस्ट स्क्रीनिंग होने वाली पहली फिल्म है। हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अवार्ड दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलिहातू का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के ओलिहातू का दौरा किया। इस दौरान PM मोदी ने प्रदेश में नरेंद्र PGBT डेवलपमेंट मिशन के तहत 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या PVTG है। तो डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य आदिवासी आबादी को मजबूत बनाना है। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 PVTG हैं। PM मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों के लिए 7,200 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। NH 133 4 लेन और NH 114A 4 लेन की आधारशिला रखी है। 49,000 करोड़ रुपए की जनजाति कल्याण और विकास परियोजना का शुभारंभ भी किया है। IIM रांची का नया परिसर और IIT ISM धनबाद के नए छात्रावास का उद्घाटन भी किया। हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक के अलावा
आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस पर भी कार्रवाई करते हुए 42.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आप डिटेल से इसे देख लीजिएगा। बंगाल बिजनेस समिट 2023 में किस कंपनी ने रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेज सेगमेंट में एंट्री करने का ऐलान किया है? तो कोका कोला इंडिया ने ये ऐलान किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोका कोला इंडिया। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक का आविष्कार साल 1886 में फार्मासिस्ट जॉन स्टेथ पेम्बरटन ने किया था। साल 1888 में पेम्बरटन से कोका कोला की रेसिपी को ऐसा ग्रिक्स कैलेंडर ने $238.98 में खरीद लिया था। कोका कोला बेवरेज कंपनी की स्थापना 1892 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जॉर्जिया में स्थित है। कोका कोला कंपनी के संस्थापक ऐसा ग्रिक्स कैलेंडर हैं। प्रतिवर्ष बाल यौन शोषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 18 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 नवंबर 2022 को एक रेजोल्यूशन लाकर इसकी घोषणा की गई थी। हाल ही में किस राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया है? तो बिहार के द्वारा पास किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिहार। 22 नवंबर को नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि वह केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपकर विशेष दर्जे की दोबारा मांग करेंगे। बिहार में अनुसूचित जाति की जो आरक्षण की सीमा है 16% से बढ़ाकर 20% कर दी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 25% और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 18% कर दिया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। बिहार में 94 लाख करीब परिवारों में हर परिवार के एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पहली मांग साल 2010 में की गई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए फिर से वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा। 22 नवंबर को भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए फिर से वीज़ा सर्विस शुरू कर दी है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाने के बाद भारत सरकार ने वीज़ा सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2 महीने के प्रतिबंध के बाद वीज़ा सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे। इसके बाद भारत सरकार ने 21 सितंबर को वीज़ा सेवा बंद कर दी थी। 26 अक्टूबर को भारत ने 4 कैटेगरी में वीज़ा सर्विस शुरू कर दी थी। तब से कनाडाई एंट्री बिजनेस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में वीज़ा के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। अब नए अपडेट के साथ कनाडाई नागरिकों के लिए टूरिस्ट समेत सभी कैटेगरी में वीज़ा सर्विस शुरू कर दी गई है। हाल ही में पृथ्वी को किस देश के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष से पहला लेजर मैसेज मिला है? तो ये नासा के द्वारा भेजा गया स्पेस क्राफ्ट था, इसने ये मैसेज भेजा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 23 नवंबर को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने बताया कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से पहली बार लेजर बीम मैसेज मिला है। ये मैसेज 16 मिलियन किलोमीटर या 10 मिलियन मील की दूरी से पृथ्वी पर भेजा गया है। ये मैसेज अंतरिक्ष में मौजूद नासा के साइकी स्पेस क्राफ्ट से भेजा गया है। इस लेजर बीम मैसेज को रिसीव करने में सिर्फ 50 सेकंड लगे हैं। अभी फ़िलहाल रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। अब इस अचीवमेंट से स्पेस में कम्युनिकेशन को बेहतर करने का रास्ता निकलेगा। साइकी स्पेस क्राफ्ट को 13 अक्टूबर को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। एयरफोर्स का एयर शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है हरियाणा के अम्बाला में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अम्बाला। 24 नवंबर को अम्बाला में इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने 5वीं स्काई ड्रोन टस्कर्स की प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेट की। इस दौरान अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर
2 दिवसीय एयर शो का आयोजन किया गया। 5वीं स्क्वाड्रन टस्कर्स का गठन 2 नवंबर 1948 को विंग कमांडर JRS टेनी डेंट्रा के नेतृत्व में कानपुर में हुआ था। IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। IAF के अध्यक्ष चीफ मार्शल BR चौधरी हैं। किस राज्य सरकार ने SCBA और AHSEC का विलय करने की मंजूरी दे दी है? ये असम के 2 शिक्षा बोर्ड हैं, इन्हें विलय करने की मंजूरी दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, असम। सिंगल बोर्ड में विलय असम कैबिनेट ने 16 नवंबर को 2 स्कूली शिक्षा बोर्डों यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ असम यानी SCBA और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी AHSEC को एक सिंगल बोर्ड में विलय करने की मंजूरी दे दी है। इसे असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी ASSEB के रूप में गठित किया गया है और इन्हें विलय करने के बाद असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। इससे पहले SCBA 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करा रहा था, जबकि AHSEC को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा हैं। हाल ही में किस देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है? तो थाईलैंड के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, थाईलैंड। 21 नवंबर को थाईलैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है। सरकार इस नए बिल को दिसंबर में संसद में पेश करेगी, जिसके बाद मंजूरी मिलते ही इसे कानून बना दिया जाएगा। नागरिक संहिता में बदलाव के बाद थाईलैंड में समलैंगिक विवाह वैध माना जाएगा। थाईलैंड में सिविल और कॉमर्शियल कोड में सेम सेक्स मैरिज शब्द को बदलकर व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया जाएगा। सेम सेक्स कपल को मान्यता देने के लिए पेंशन फंड कानून में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा होने पर थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा एशियाई देश बन जाएगा जहां समलैंगिक विवाह मान्य होगा। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि समलैंगिक जोड़े को कई अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटिश काल में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था। किसके द्वारा ट्रांसजेंडर प्लेयर पर बैन लगाया गया है? तो ICC ने ट्रांसजेंडर प्लेयर पर बैन लगाया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ICC। 21 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। ICC ने यह फैसला क्रिकेट की इंटीग्रिटी बरकरार रखने के लिए किया है। कनाडा टीम की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर हैं, हालांकि इस फैसले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत में पहली बार साल 2023 में महिला IPL हुआ था, जिसे वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से जाना गया। प्रवर्तन निदेशालय ने बायजू रविंद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड पर कितने करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेजा है? तो 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 9,000 करोड़ रुपए। 21 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने बायजू रविंद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माने का नोटिस भेजा है। ये नोटिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फीमा के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया। साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट कंपनी बनाई और साल 2015 में बायजूस ऐप को लॉन्च किया था। बायजूस की मौजूदा वैल्यूएशन $5.1 बिलियन यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए है। सरकार ने फॉरेन करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 1999 में फेमा एक्ट को बनाया था। भारत में साल 2022 में कितने प्रतिशत औसत वेतन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 7.2%। 21 नवंबर को ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पीपल एट परख 2023 ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में औसत वेतन वृद्धि
7.2% हुई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत में महिला और पुरुष कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का अंतर वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। दुनिया भर में पुरुष कर्मचारियों के वेतन में 6.7% और महिलाओं के वेतन में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट 17 देशों में 32,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के बीच कराई गई सर्वे पर आधारित है। हाल ही में किस बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमणन का निधन हो गया? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे वे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई। एस वेंकट रमणन आरबीआई के 18वें गवर्नर रहे और उनका कार्यकाल 1990 से 1992 तक रहा था। एस वेंकट रमणन को चंद्रशेखर सरकार सत्ता में गवर्नर बनाया गया था। वह बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफ़र क्राइसिस से अवगत थे, जिसने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग खत्म कर दिया था। इससे पहले उन्होंने 1985 से 1989 तक वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने कर्नाटक सरकार के वित्त सचिव और एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। आरबीआई गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल में साल 1992 में सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला भी सामने आया, जिसमें हर्षद मेहता शामिल था। एस वेंकट रमणन का जन्म 1931 में नागरकोइल में हुआ था। वह तब त्रावणकोर रियासत के अंतर्गत आता था। भारत के सबसे बड़े चैरिटी आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो श्रीनिवास बद्रीनाथ थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास बद्रीनाथ। श्रीनिवास बद्रीनाथ को 1983 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बद्रीनाथ ने साल 1978 में शंकर नेत्रालय की स्थापना चेन्नई में की थी। डॉक्टर एस बद्रीनाथ का जन्म 24 फरवरी 1940 को चेन्नई के ट्रिपली कैन में हुआ था। किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान साकिब अल हसन आम चुनाव लड़ेंगे? तो वे बांग्लादेश टीम के कप्तान हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश। 36 वर्षीय साकिब अल हसन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। साकिब ने साल 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और भारत के खिलाफ उन्होंने पहला मैच खेला था। साल 2019 में उन पर आईसीसी ने 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ओपन एआई कंपनी ने सैम अल्टमैन को हटा दिया है। अब उन्होंने किस कंपनी को ज्वाइन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट। 20 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने बताया कि सैम अल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया है। सैम अल्टमैन चैट जीटीपी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के को फाउंडर हैं। सैम अल्टमैन को 17 नवंबर को अचानक ओपन एआई कंपनी ने हटा दिया था। अल्टमैन को हटाने के बाद मीरा मुराती को सीईओ के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 19 नवंबर को उन्हें इस पद से हटा दिया था। अब ट्विच के पूर्व सीईओ एमेट सियर ओपन एआई में अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। एमेट सियर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ट्विच के को फाउंडर हैं। ओपन एआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने $30 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्ट इसमें किया है। दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कार नीलामी किस देश में हुई है? तो अमेरिका में हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका। 13 नवंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्पोर्ट्स कार 1962 फरारी GTO 250 की नीलामी हुई। इस कार की बिक्री $51.7 मिलियन यानी लगभग 430 करोड़ रुपए में हुई है। दुनिया भर में फरारी GTO 250 के सिर्फ 36 मॉडल ही तैयार किए गए थे। इस कार ने फरारी क्लब ऑफ अमेरिका में कैवेलिनो क्लासिक में FCS प्लेटिनम पुरस्कार जीता था। फरारी कंपनी की स्थापना 1939 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर इटली में स्थित है। हाल ही में किस बैंक ने UPI लाइट लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है फेडरल बैंक। बैंकिंग इनोवेशन में अग्रणी फेडरल बैंक ने UPI लाइट लॉन्च किया है। यह भारत में छोटे अमाउंट का डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में मदद करेगा और इसमें किसी पिन को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। फेडरल बैंक लिमिटेड की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा साल 2022 में
तीव्र और अधिक कुशल छोटे अमाउंट के पेमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूपीआई लाइट को लाया गया था। उपयोगकर्ताओं के मुताबिक मोबाइल डिवाइस और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बीच सीधे लेनदेन की सुविधा प्रदान करके यूपीआई लाइट को कोर बैंकिंग प्रणाली पर तनाव कम करता है। फेडरल बैंक के मौजूदा सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं और इसका हेडक्वार्टर कोच्चि, केरल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 17 नवंबर। हर साल 17 नवंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के महत्व को समझाया जाता है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौती के बारे में चर्चा की जाती है। आज के दिन साल 1939 में प्राग में एक विश्वविद्यालय पर हुए नाजी आक्रमण की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इस आक्रमण के दौरान नाजियों ने लगभग 1000 छात्रों को कैद कर लिया था और विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया था। किस कंपनी ने स्टारशिप व्हीकल का टेस्ट किया है जो दूसरी बार फेल हो गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसका टेस्ट किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्पेस एक्स। 18 नवंबर को स्पेस एक्स ने अपना सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का टेस्ट किया जो दूसरी बार फेल हो गया। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद ही रॉकेट को नष्ट करना पड़ा। स्टारशिप एक रियूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके जरिए इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे। स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। लॉन्चिंग के करीब 2.4 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को आपस में पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3.2 मिनट के बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, छठ पर्व या छठ व्रत में किसकी उपासना की जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।